अमेरिकन इंजीनियरिंग का नमूना और अमेरिका और प्यूर्टो रिको के बीच सप्लाई चेन का अहम हिस्सा एल्फारो जहाज समंदर में एक जाना पहचाना नाम था। 1975 में बना ये 790 फुट लंबा विशालकाय जहाज रोल ऑन ऑफ कार्गो शिप था, जिसे गाड़ियां और कंटेनर लाने ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। टीओटी मैरीटाइम कंपनी के इस जहाज एल फारो का सफर फ्लोरिडा के जैक्सनविल से प्यूर्टो रिको के सैन जुआन तक हुआ करता था। हर सफर पर इस मेहनती जहाज में 30 अनुभवी मल्लाह होते थे, जो जहाज को चलाने, उसके सामान को संभालने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने का काम करते थे। किसी को क्या पता था कि 2015 के पतझड़ में एक भयानक सफर एल्फारो की किस्मत को बदल देगा और समुद्री इंडस्ट्री की कमजोरियों को उजागर कर देगा। एल्फारो का एक लंबा और रोमांचक इतिहास रहा है। इसने 4 दशकों तक ईमानदारी से अपना काम किया। जैक्सनविल से सैन जुआन तक का इसका नियमित मार्ग प्यूर्टो रिको के लोगों के लिए एक जीवन रेखा था, जो द्वीप पर सामानों और आपूर्ति का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करता था। एल्फारो को चलाने वाले क्रू मेंबर बेहद कुशल पेशेवर थे, जिनमें से प्रत्येक को खुले समुद्र में वर्षों का अनुभव था। वे समुद्र की शक्ति और अप्रत्याशित मौसम के मिजाज के सामने सतर्कता के महत्व को समझते थे। फिर भी सबसे अनुभवी नाविक भी घटनाओं के उस भयानक तूफान का अनुमान नहीं लगा सकता था, जिसके कारण एल्फारो का दुखद अंत हुआ। 29 सितंबर 2015 को एल्फारो जैक्सनविल से सैन जुआन के लिए एक नियमित यात्रा पर निकला। जहाज माल से लदा हुआ था और उसका दल समुद्र में जीवन की सामान्य लय के लिए तैयार था। जैसे ही एल्फारो पूर्वी समुद्र तट पर दक्षिण की ओर बढ़ा, अटलांटिक महासागर में एक शक्तिशाली तूफान आकार ले रहा था। तूफान हुआकिन, जैसा कि बाद में इसका नाम रखा गया, ताकत हासिल कर रहा था और बहामास की ओर बढ़ रहा था। शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि हुआकिन एल्फारो के नियोजित मार्ग के लिए कोई सीधा खतरा पैदा नहीं करेगा। हालांकि जैसे जैसे घंटे बीतते गए, तूफान खतरनाक दर से तेज होता गया और अपने रास्ते को पश्चिम की ओर मोड़ लिया, सीधे अनजान मालवाहक जहाज के रास्ते में। बढ़ते खतरे के बावजूद एल्फारो ने अपनी दक्षिण की ओर यात्रा जारी रखी। ऐसा लग रहा था कि क्षितिज पर मंडरा रहे खतरे से अनजान है। जहाज और मुख्य भूमि के बीच संचार नियमित रहा, जिसमें तत्काल चिंता का कोई संकेत नहीं था। जैक्सनविल में वापस टीओटी मैरीटाइम के अधिकारियों ने अपने जहाज के लिए किसी भी संभावित जोखिम का आकलन करने के लिए मौसम के आंकड़ों और पूर्वानुमानों पर भरोसा करते हुए स्थिति की बारीकी से निगरानी की। जैसे ही तूफान हुआकिन तेजी से श्रेणी 3 के तूफान में तब्दील हो गया, टीओटी मैरीटाइम कार्यालयों में बेचैनी की भावना घर करने लगी। तूफान के अनुमानित रास्ते ने अब एल्फारो को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया था, सीधे तूफान के अनुमानित रास्ते में। एल्फारो की कमान कैप्टन माइकल डेविडसन के हाथों में थी, जो अटलांटिक के खतरनाक पानी में नेविगेट करने के दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी नाविक थे। जैसे जैसे तूफान हुआकिन ने ताकत हासिल की और जहाज के रास्ते के करीब पहुंचा, कैप्टन डेविडसन के सामने एक महत्वपूर्ण फैसला था। तूफान से बचने के लिए रास्ता बदलना या वर्तमान दिशा बनाए रखना और तूफान से आगे निकलने का प्रयास करना। यह निर्णय इस तथ्य से और भी जटिल हो गया था कि मार्ग बदलने से यात्रा में काफी समय और ईंधन की लागत बढ़ेगी। संभावित रूप से जहाज के आगमन कार्यक्रम पर असर पड़ेगा और आर्थिक दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ेंगी। कैप्टन डेविडसन ने अपनी क्षमताओं और अपने जहाज की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए नियोजित मार्ग पर आगे बढ़ने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया, ये मानते हुए कि एल्फारो तूफान से आगे निकल सकता है। कोर्स बनाए रखने का फैसला घातक चूक साबित होगा। जैसे ही एल्फारो आगे बढ़ा, तूफान हुआकिन का पूरा कहर जहाज पर बरपा। 50 फीट से अधिक ऊंची विशाल लहरों ने जहाज को नुकसान पहुंचाया, जबकि 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाली हवाओं ने डेक को चीर डाला। जहाज का माल, जो ठीक से सुरक्षित नहीं था, हिंसक रूप से हिल गया और पहले से ही कमजोर जहाज को और अस्थिर कर दिया। बिगड़ती स्थिति के बावजूद कैप्टन डेविडसन टीओटी मैरीटाइम के अधिकारियों के साथ संचार में रहे, उन्हें आश्वस्त किया कि स्थिति प्रबंधनीय है। हालांकि तूफान की गंभीरता और एल्फारो पर बिगड़ती स्थिति स्पष्ट होती जा रही थी। जैसे ही तूफान हुआकिन एल्फारो के चारों ओर उग्र हो गया, जहाज के चालक दल ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी।
तूफान के लगातार हमले ने जहाज के बाइलगे पंपिंग सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे महत्वपूर्ण डिब्बों में पानी भर गया। इंजन रूम, जहाज का दिल, बढ़ते जल स्तर के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था। एक कार्यशील इंजन के बिना एल फारो तूफान की दया पर था, उछलते हुए समुद्र में एक खिलौने की तरह उछल रहा था। एल फारो से प्राप्त अंतिम संचार एक संकट कॉल था, जो इंगित करता था कि जहाज प्रणोदन खो चुका है और तेजी से पानी भर रहा है। सैकड़ों मील दूर एक तटरक्षक बल स्टेशन द्वारा उठाई गई बेहोश सिग्नल ने सामने आई आपदा की एक गंभीर तस्वीर पेश की। संकट कॉल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल द्वारा समन्वित एक विशाल खोज और बचाव अभियान शुरू किया। जहाजों और विमानों ने लापता मालवाहक जहाज और उसके चालक दल के किसी भी संकेत के लिए अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार को खंगाला। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, उम्मीद कम होती गई। क्षमा न करने वाला समुद्र अभी भी तूफान हुआ किन के अवशेषों से भरा हुआ है, एल फारो के भाग्य के रहस्यों को अपने पास रखता है। चालक दल के सदस्यों के परिवारों ने उम्मीद की, एक चमत्कार की प्रार्थना की, जबकि दुनिया ने देखा और जवाब का इंतजार किया। एल फारो की खोज हाल के इतिहास में सबसे व्यापक और चुनौतीपूर्ण समुद्री बचाव प्रयासों में से एक बन जाएगी। तटरक्षक बल ने क्षेत्र के अन्य जहाजों की सहायता से एल फारो के किसी भी संकेत के लिए एक हताश खोज शुरू की। तूफान हालांकि कमजोर पड़ गया था, समुद्र को मत्ता रहा, जिससे बचाव प्रयासों में बाधा आई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, क्रू मेंबर्स के परिवारों ने उम्मीद की एक किरण से उम्मीद बांधे रखी। समुद्र की विशालता और तूफान के प्रकोप ने तलाशी अभियान को भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा बना दिया। मलबा, जिसकी पुष्टि एल फारो से हुई थी, सतह पर आने लगा, जिससे जहाज के अंतिम क्षणों की हृदय विदारक झलक मिली। एक लाइफ बोट जो क्षतिग्रस्त और खाली थी, बरामद की गई, जिससे इस भयानक वास्तविकता में इजाफा हुआ कि जीवित बचे लोगों के मिलने की संभावना हर गुजरते घंटे के साथ कम होती जा रही है। एल फारो के गायब होने के हफ्तों बाद एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या आरओवी ने समुद्र तल पर 15,000 फीट से अधिक की गहराई पर जहाज के मलबे का पता लगाया। मलबे की खोज, जबकि बंद होने की भावना ला रही थी, ने त्रासदी के आसपास के रहस्य को भी गहरा कर दिया। एक अच्छी तरह से बनाए रखा जहाज, एक अनुभवी नाविक द्वारा कप्तानी वाला, तूफान के आगे क्यों झुक गया? इस रोकी जा सकने वाली आपदा में किन कारकों ने योगदान दिया? राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड या एनटीएसबी ने एल फारो के डूबने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक व्यापक जांच शुरू की। जांच में बरामद डेटा रिकॉर्डर का विश्लेषण करना, पूर्व चालक दल के सदस्यों का साक्षात्कार करना और मौसम के पूर्वानुमानों और संचार लॉग की जांच करना शामिल होगा। एनटीएसबी जांच, एक श्रमसाध्य प्रक्रिया जिसमें कई महीने लग गए, ने कई तरह की चूक, गलत निर्णय और प्रणालीगत विफलताओं का खुलासा किया, जिन्होंने एल फारो के डूबने में योगदान दिया। जांच में पाया गया कि कैप्टन डेविडसन के पास अद्यतन मौसम की जानकारी तक पहुंच थी, लेकिन उन्होंने पुराने आंकड़ों पर भरोसा करना चुना, जिससे तूफान हुआकिन की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। निर्णय में इस गंभीर त्रुटि ने जहाज को तेजी से तेज होते तूफान के रास्ते में सीधे रखा। इसके अलावा एनटीएसबी ने पाया कि एल फारो में आस्थगित रखरखाव का इतिहास रहा है, जिसमें इसके प्रणोदन प्रणाली और कार्गो सुरक्षित करने वाले तंत्र के मुद्दे शामिल हैं। कप्तान के निर्णय लेने के साथ मिलकर इन पूर्व मौजूदा परिस्थितियों ने कारकों का एक आदर्श तूफान पैदा किया, जिसके कारण अंततः त्रासदी हुई। डूबने में योगदान करने वाले तात्कालिक कारकों से परे, एनटीएसबी जांच ने टीओटी मैरीटाइम और समग्र रूप से समुद्री उद्योग के भीतर प्रणालीगत मुद्दों का भी खुलासा किया। जांच में पाया गया कि कंपनी की सुरक्षा संस्कृति में कमी थी। चालक दल के सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था या खारिज कर दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शेड्यूल बनाए रखने और लागत को कम करने के दबाव ने सुरक्षा कारणों पर पानी फेर दिया है,
जिससे ऐसा माहौल तैयार हुआ है जहां जोखिमों को कम करके आंका गया और शॉर्टकट अपनाए गए। एल फारो त्रासदी ने समुद्री उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जो उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल, जहाजों और किनारे के बीच बेहतर संचार और चालक दल के प्रशिक्षण और कल्याण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एल फारो के डूबने और 33 लोगों की जान जाने से समुद्री उद्योग और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। चालक दल के सदस्यों के परिवार उनके नुकसान से तबाह, जवाब और जवाबदेही की मांग की। लापरवाही और गलत मौत का आरोप लगाते हुए ट्योट मैरीटाइम के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए। कंपनी को अपने सुरक्षा प्रथाओं, संकट से निपटने और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के साथ उसके व्यवहार के लिए कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। इसके बाद आने वाली कानूनी लड़ाइयों ने समुद्री कानून, कॉरपोरेट जिम्मेदारी और समुद्री आपदाओं की मानवीय लागत के आसपास के जटिल मुद्दों को उजागर किया। एल फारो चालक दल के सदस्यों के परिवारों ने न केवल अपने प्रियजनों के लिए बल्कि भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को होने से रोकने के लिए न्याय की मांग की। एल फारो त्रासदी ने उन नाविकों द्वारा सामना किए जाने वाले अक्सर अनदेखे खतरों के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत भी शुरू की, जो दुनिया के महासागरों में माल और आपूर्ति के परिवहन के लिए अथक प्रयास करते हैं। इस घटना ने समुद्र में जीवन से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को प्रकाश में लाया, जहां अप्रत्याशित मौसम, यांत्रिक विफलताएं और मानवीय त्रुटि विनाशकारी परिणाम दे सकती है। नाविकों द्वारा किए गए बलिदान, जो अक्सर अपने परिवारों से महीनों दूर बिताते हैं, को पहचाना और सम्मानित किया गया। एल फारो का डूबना समुद्री सुरक्षा नियमों के महत्व, पर्याप्त चालक दल के प्रशिक्षण की आवश्यकता और लाभ मार्जिन पर मानव जीवन को प्राथमिकता देने के सर्वोपरि महत्व की याद दिलाता है। एल फारो त्रासदी के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य नियामक निकायों ने सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और इसी तरह की घटनाओं को होने से रोकने के लिए व्यापक परिवर्तन लागू किए। इन परिवर्तनों में कार्गो सुरक्षित करने के लिए कड़े नियम, बेहतर मौसम पूर्वानुमान और संचार प्रणाली और चालक दल के सदस्यों के लिए अनिवार्य स्थिरता प्रशिक्षण शामिल थे। एल फारो डूबना समुद्री उद्योग के भीतर सुरक्षा संस्कृति पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कंपनियों के साथ अधिक मजबूत सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने और खुले संचार और रिपोर्टिंग की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एल फारो त्रासदी से सीखे गए सबक समुद्री उद्योग से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। घटना किसी भी उच्च जोखिम वाले पेशे में प्रभावी संचार, ध्वनि निर्णय लेने और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व की कड़ी याद दिलाती है। एल फारो डूबने से संगठनों के लिए सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जहां चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाता है और जोखिमों का अच्छी तरह से आकलन किया जाता है। त्रासदी ने जोखिमों को कम करने और चुनौतीपूर्ण और संभावित खतरनाक वातावरण में काम करने वालों के जीवन की रक्षा के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और संसाधनों में निवेश के महत्व को भी रेखांकित किया। एल फारो अब समुद्र तल पर आराम कर सकता है, एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी का एक मूक स्मारक, लेकिन इसकी कहानी समुद्री उद्योग और उसके बाहर गूंजती रहती है। खोए हुए 33 जीवन, शालीनता की मानवीय कीमत और सबसे ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व की निरंतर याद दिलाते हैं। एल फारो की विरासत सीखे गए सबक, किए गए बदलाव और यह सुनिश्चित करने की एक नई प्रतिबद्धता है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। चालक दल के सदस्यों के परिवार अपने साझा नुकसान से हमेशा के लिए बंधे हुए बेहतर समुद्री सुरक्षा मानकों की वकालत करके और नाविकों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए समर्पित संगठनों का समर्थन करके अपने प्रियजनों की स्मृति को सम्मानित करना जारी रखते हैं। एल फारो त्रासदी एक प्रबल अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि समुद्र अपनी सारी सुंदरता और विशालता के लिए एक क्षमाशील मालकिन है। यह समुद्री संचालन में शामिल सभी लोगों के लिए कार्रवाई का आह्वान है, जहाज मालिकों और संचालकों से लेकर नियामकों और नीति निर्माताओं तक सतर्क रहने, सुरक्षा को प्राथमिकता देने और इस त्रासदी की गहराई से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलने के लिए समुद्र सम्मान की मांग करता है, और जो लोग इसकी लहरों पर कदम रखते हैं उन्हें नम्रता, तैयारी और मानव जीवन की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करना चाहिए।